So hello everyone, welcome back to your favorite Minds YouTube channel. And guys, we are back with the second part of our AIMS Raipur previous year question series. अगर आपने एम्स का फर्स्ट वाला पेपर नहीं देखा है, एम्स रायपुर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया है, जिसमें सारा कुछ जो भी इस पर्टिकुलर टेस्ट में नॉन फार्मा कंटेंट पूछा गया था, वो सब कुछ कवर किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारे अदर एम्स एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, लाइक एम्स दिल्ली है, उसके अलावा एम्स भुवनेश्वर है, इसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस हैं, वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। सो आप उसको भी प्रॉपरली देख सकते हैं। इट इज कंप्लीट वीडियोस विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड उसमें भी सारे क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाया गया है। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? साइजेस ऑफ जिलेटिन कैप्सूल्स वेरी फ्रॉम। आपको साइज बताना है। जिलेटिन क्या कैप्सूल जो होते हैं आपके, वो मतलब मेनली कैप्सूल शेल्स जो होते हैं वो किस साइज के आते हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी मस्ट नो दिस आंसर। इट इज ऑप्शन नंबर ए 0002 5। अब 000 जो होता है वो सबसे छोटा नहीं होता, वो सबसे बड़ा होता है। और 5 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, दिस इज द वे थ्रू विच द साइज वेरी। 000, 00E, 00, देन 0E, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये होते हैं आपके सारे कैप्सूल के साइजेस, विद 000 बीइंग द बिगेस्ट एंड 5 बीइंग द स्मॉलेस्ट। मिलीमीटर में भी आप देख सकते हो, इसकी हाइट यहाँ पर दी हुई है। सो जो आपका 000 होता है दैट इज ऑलमोस्ट 26 मिलीमीटर, मतलब 2.6 सेंटीमीटर। एंड जो आपका 5 नंबर वाला होता है, इट इज ऑलमोस्ट 10 millimeter, means 1 centimeter in size. So these are the different sizes of capsules. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओह वाओ, कोगनोसी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड ऑफ रावल्फिया? जो रावल्फिया का एल्कलॉइड है वो किस एल्कलॉइड में आता है? डेफिनेटली इंडोल एल्कलॉइड में आता है। लेकिन यहाँ पर जो सूडो इंडोक्सिल एल्कलॉइड है वो क्या है? वो भी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ 1 एंड 2, बिकॉज इंडोल एल्केलॉइड तो उसमें मेन क्लास प्रेजेंट हो गई, जो कि है रास्परीन वगैरह। इसके साथ साथ कुछ डेरिवेटिव्स जो है उसमें, वो सूडो इंडोक्सिल एल्केलॉइड के भी प्रेजेंट होते हैं। सो बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर। 28th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच चैप्टर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945 is related with the import of drugs and cosmetic? अब यहाँ पर आपको सब लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल ओ, एच, जी, एक्स, C1 C2 सब पढ़ लेते हैं। लेकिन चैप्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। कितने चैप्टर होते हैं? 5 चैप्टर होते हैं। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के पांचों चैप्टर्स क्या क्या होते हैं, वो जिस किसी को भी पता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि चैप्टर 1 में क्या बताया है, चैप्टर 2 में क्या बताया है, 3 में, 4 में, 5 में। पांचों जो चैप्टर्स है उसमें क्या क्या चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, जिससे जो इंफॉर्मेशन है वो और लोगों तक भी पास ऑन हो सके। अगर कोई गलत लिखता है तो दूसरा उसको सही कर सकता है। इसके साथ साथ अनदर थिंग इज दैट, अगर आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज है वो अच्छी लग रही है तो गाइस अभी तक थम्स अप क्यों नहीं आया यार? लाइक दो, लाइक करो वीडियो को, इस वीडियो को भी लाइक करो, इसके पहले वाले भी जितने भी हमारे सीरीज के वीडियोस हैं उनको भी लाइक करो। साथ ही साथ कमेंट करो कि आपके जो 25 क्वेश्चन के बैचेस में हम वीडियोस बना रहे हैं, उन 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया। ठीक है, मेरी इतनी जो मतलब सिर्फ नॉट मेरी, हम सबकी जो इतनी मेहनत है उस पे
आप सभी का जो लाइक है, आप सभी का जो कमेंट है, वो एक अप्रिसिएशन रहेगा हमारे लिए। सो विद दैट वी कम बैक टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चैप्टर बताना है आपको डीएनसी एक्ट का जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में बताता हो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो आपका चैप्टर 3 है वो बताता है इसके बारे में। ठीक है, चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्पेसिफिकली डील्स विद द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी इसका आउटलाइन है वो क्या है, प्रोहिबिशन, लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन प्रोसेस ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये है इसका करेक्ट आंसर, चैप्टर 3। 1 2 3 4 5 पांचों जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको नीचे कमेंट में देना है कि कौन सा चैप्टर क्या बताता है। अगर आप लोग दोगे इसका मतलब आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। मैं मैं ये चीज करने क्यों बोल रहा हूँ, हमारा ज्यादा कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब आप लोग कमेंट करोगे तो आपको ये चीज पता रहेगी। अगर इस साल के क्वेश्चन पेपर में आ गया कि चैप्टर 2 में क्या लिखा रहता है, चैप्टर 4 में क्या लिखा रहता है, तो पता तो रहना चाहिए ना। उसी के लिए नीचे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करिए कि बाकी चैप्टर्स में क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं डीएनसी एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मोड, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, क्या पूछा है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन। जो भी इंसानों में, ह्यूमंस में इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं उसका डायरेक्ट मोड क्या होता है। डायरेक्ट मोड, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं इस बार ऑप्शंस को। ऑप्शन डी क्या लिखा है, व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न मतलब कोई एक स्पेसिफिक थर्ड, क्या कहना चाहिए, जैसे कुछ भी, सपोज कोई थर्ड थिंग आपको वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं हुआ ये, एक थर्ड थिंग का यहाँ पे यूज हो रहा है। वेक्टर बोर्न, यहाँ पर भी थर्ड थिंग का यूज हो रहा है, लाइक अगर आप बात करो कि मच्छर ने काट दिया, आपको कोई डिजीज हो गया मच्छर के थ्रू हुआ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट डायरेक्ट। अनक्लीन्ड हैंड्स, मतलब अगर आपने जैसे किसी से, किसी डिजीज वाले पर्सन से अनक्लीन हैंड्स, आपने हैंड शेक कर लिया, तो क्या वो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि हुआ। और ए ऑप्शन क्या है, इनोक्यूलेशन इनटू द स्किन। अब यहाँ पर एक थोड़ा काइंड ऑफ सट्टा खेलना पड़ेगा, ए करें या बी करें, तो क्या करोगे, ए या बी। तो यहाँ पर ये देखना है आप सभी को कि विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज मोर रेलेवेंट, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा रेलेवेंट ऑप्शन जो होगा उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। तो अगर आप किसी को वायरस है या बैक्टीरिया है डायरेक्टली स्किन में इनोक्यूलेट कर रहे हो, डायरेक्टली आप उस पर्सन को वो चीज दे रहे हो, तो वो ज्यादा डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ रादर देन अनक्लीन हैंड, किसी के हैंड शेक करना। वो तो हाथ धो लेगा तो हो सकता है वो इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अगर डायरेक्टली इनोक्यूलेशन हो रहा है इनटू द स्किन, तब वो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, देखो ये भी एक डायरेक्ट का ही, हैंडशेक करना भी डायरेक्ट ही है, लेकिन इनोक्यूलेशन अगर आप किसी नीडल से, ब्लेड से, है ना, या फिर किसी ऐसी चीज से डायरेक्टली एंट्री करवा रहे हो, जैसे बोलते हैं एचआईवी का जो ट्रांसमिशन है वो होता है थ्रू यूज्ड सिरिंजेस, ब्लेड्स, ये जो सारी चीजें हैं, हेपेटाइटिस बी वगैरह होता है, ये भी ऐसे ही डायरेक्ट इनोक्यूलेशन से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following comes under the plasma portion of composition of human blood? ह्यूमन ब्लड के कॉम्पोजिशन में क्या है, सेलुलर पार्ट, प्लाज्मा पार्ट। ऑप्शन क्या है, रेड ब्लड सेल, सेल हो गई, प्लेटलेट्स, सेल हो गई, व्हाइट ब्लड सेल, सेल हो गई, क्या बचा, वाटर। आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। आंख बंद करके सी आंसर लगाना चाहिए इसमें तो। वाटर, वाटर इज द लिक्विड कंपोनेंट विच इज द मेजर, सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो होता है वो प्लाज्मा में वाटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी styled as the drug inquiry committee in 1930 which was later known as।
बहुत इजी। अब देखो, पूरी जूरिस में आपने गुप्ता, शर्मा, चड्ढा भड्डा तो ये सब पढ़ा ही नहीं होगा। क्या पढ़ा है? चोपड़ा कमेटी पढ़ा है। ठीक है। सो चोपड़ा कमेटी दैट वाज लेड बाय आर एन चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा जिनको बोलते हैं, वो था ड्रग इंक्वायरी कमेटी, एंड उसके जो हेड थे वो थे मिस्टर आर एन चोपड़ा। ओके, डॉक्टर आर एन चोपड़ा, सॉरी, उसके जो चेयरमैन थे। ठीक है, बाकी ये शर्मा, मिश्रा, चड्ढा, गुप्ता ये सब तो कुछ था ही नहीं। ओके, इजी क्वेश्चन है। सबको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा आई थिंक, बिकॉज अभी तक कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया है। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस करे वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं 32nd क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हियर कम्स योर एचएपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मिड ब्रेन? मिड ब्रेन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It lies between medulla oblongata and diencephalon. Second statement, the movement of head and neck in response to auditory reference are controlled by midbrain. अब इसमें बताना है फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या फिर इसमें से दोनों रॉन्ग है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2। डेफिनेटली मेड्यूला और डायंसिफिलॉन के जो है बीच में आपका मिड ब्रेन रहता है ऑफ कोर्स, एंड जो मिड ब्रेन है वो आपके जो स्टिम्युलस है, हेड नेक का मूवमेंट है, उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला, मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एम्स में देख रहे हो और आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ भी नहीं है याद, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना। ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके तुक्का लगा के अपने नेगेटिव मार्किंग को इंक्रीज मत कर देना। ठीक है, डायरेक्ट चीज है ये, अगर नहीं आता है तो बिंदास स्किप करो। स्किप करने से कुछ नहीं होगा, अगर अटेम्प्ट कर दिया और गलत चला गया तो बिना मतलब -1 हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ए। जो बुसल्फान होता है उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H14O6S2। ठीक है, 2 सल्फर एटम, 6 ऑक्सीजन एटम, उसके साथ साथ C6H14 की आपकी चेन होती है। ओके, दिस इज योर बुसल्फान, एंड ये है आपका बुसल्फान का स्ट्रक्चर। देखो इससे क्या पता चलता है कि कुछ कुछ जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनका स्ट्रक्चर अगर देख के चले जाओगे ना तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। इसीलिए केमिस्ट्री पूरी छोड़ने से अच्छा थोड़ा बहुत 2-4 पन्ने पलटा लेना, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एसिटाजोलामाइड? एसिटाजोलामाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है। अगेन वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वन। अगर किसी को आता है बिंदास ऑप्शन लगाओ, अगर नहीं आता है बिना मतलब का सट्टा खेलने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एसिटाजोलामाइड इज, अब देखो यहाँ पर C4H6 तो चारों में है, इसमें नहीं है, तो ये तीन ए गया। ठीक है, बी, सी और डी में से आंसर होगा। ठीक है, अब 3 ऑक्सीजन होते हैं एसिटाजोलामाइड में। कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो बी भी गया। अब अमाइड है तो 4 इसमें क्या होंगे? नाइट्रोजन होंगे, तो ये भी गया। तो बचा क्या? सी। लेकिन ऐसा सट्टा तभी खेलो जब ये चीजें पता है। अगर नहीं पता है क्वेश्चन को स्किप कर देना, नेगेटिव मार्किंग से बचना। ठीक है, जहां पर मतलब आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के कुछ लगा सकते हो वहीं पर ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई करके तुक्का लगा के आपका नुकसान ही होना है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना सभी लोग। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाजोलामाइड। ठीक है, इसमें देखो एक तो ये अमाइड ग्रुप है, इसके साथ साथ ये रिंग रहेगी और एक NH रहेगा, तो 4 नाइट्रोजन होते हैं इसमें, 2 सल्फर होते हैं इसमें, एक SO2 के फॉर्म में और एक ये रिंग में अटैच्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डैश इज अ नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक,
नॉन स्टेरॉइडल, नाम में एनसैड है, नॉन स्टेरॉइडल, तो एनसैड होगा इसका करेक्ट आंसर। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, नॉन ओपियोइड होंगे, जैसे आपका एस्पिरिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये जो सारी चीजें हैं ये सब आएंगी एनसैड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोप्राइटरी नेम फॉर रिबाविरिन, पीपी? ठीक है, रिबाविरिन एक ड्रग है, इसका आपको प्रोप्राइटरी नेम मतलब कंपनी वाला नाम, ब्रांड नेम आपको बताना है, तो इसका ब्रांड नेम होता है विराजोल। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगेगा। इसका ब्रांड नेम होता है विराजोल, रिबाविरिन का। ठीक है, विराजोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देख लो कि जो अदर ऑप्शंस हैं वो अगर आ गए तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो फोस्काविर बी है वो होता है फॉस्कारनेट के लिए, फॉस्कारनेट जो आपका साइटोमेगालो वायरस को ट्रीट करने में यूज होता है, फॉस्कारनेट। ठीक है, देखो लिखा है एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सीएमवी, साइटोमेगालो वायरस। नेक्स्ट जो आपका जिडोरेक्स होता है, जिडोरेक्स इज फॉर जिडोवुडीन, जिडोवुडीन जो कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, एंटी रेट्रोवायरल यूज टू ट्रीट एचआईवी। एंड जो रेट्रोविर होता है वो भी जिडोवुडीन का ही नाम होता है। ठीक है, रेट्रोविर और जिडोरेक्स दोनों जिडोवुडीन के ही नाम है। विराजोल जो है वो रिबाविरिन का नाम होता है। ठीक है, इस चीज को देखो, ये आपको कहाँ से पता लगेगा, ये सारी जो चीजें हैं, इसीलिए आप अगर देखोगे कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक्सपीरियंस टर्म लिखा रहता है। ठीक है, डिजायरेबल, अगर एक्सपीरियंस होगा, फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हमेशा डिजायरेबल होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर किसी ने एक मेडिकल शॉप में, मेडिकल स्टोर में या किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम किया होगा, उसको कहीं ना कहीं ब्रांड नेम्स के बारे में भी जानकारी होगी। इसीलिए एक्सपीरियंस इज ऑल्सो नेसेसरी, नेसेसरी तो नहीं कह सकते, लेकिन मानते हैं कि अगर एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, नॉट लिखा हुआ है, नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट का क्या एडवांटेज नहीं है? ओरल रूट इकोनॉमिकल होता है, यस ये तो एडवांटेज है। जो टैबलेट्स होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं रादर देन इंजेक्टेबल्स। नेक्स्ट, कन्वीनियंट एंड सेफ, हाँ। इंजेक्शन में भाई, अगर कोई नया नया आदमी आपको इंजेक्शन लगा रहा है, आईवी की जगह आईएम लगा दिया, इंट्राडर्मल लगा दिया, तो क्या सेफ्टी नहीं है? और एकदम पिन चुभी, आपके लिए भी कन्वीनियंट नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, डेफिनेटली दिस इज एन एडवांटेज। तो ए ऑप्शन क्या आता है, द ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब स्लो। क्या ये इसका एडवांटेज है? नहीं, ये तो थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज टाइप का है कि हाँ, जो ओरल ड्रग है उसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन जो ड्रग का है वो थोड़ा सा स्लो होता है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रिशोफुल्विन हैज हाउ मेनी कैरल सेंटर्स? ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है अटेम्प्ट करो, नहीं आता है छोड़ दो। ग्रिशोफुल्विन का स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो ग्रिशोफुल्विन में दो किरल सेंटर्स होते हैं। ग्रिशोफुल्विन क्या है, एक एंटी फंगल ड्रग है, इसमें दो किरल सेंटर्स होते हैं। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है साथ ही साथ। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। डैश मींस अ रैपिड स्प्रेड ऑफ अ डिजीज अटैकिंग many people in a region in a very short period of time। देखो, यहां पर पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, कंटामिनेशन, चार चीजें हैं। सबसे पहला ऑप्शन कंटामिनेशन तो हटा ही दो। कंटामिनेशन क्या होता है, कंटामिनेशन बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। कंटामिनेशन मतलब कोई भी चीज जो कि किसी डिजीज से कंटामिनेट हो चुकी है, वो स्प्रेड वाला हिस्सा कंटामिनेशन में नहीं आएगा। गंदा पानी है, वाटर इज कंटामिनेटेड। ओके, कंटामिनेशन एक डिजीज को डिफाइन करने का टर्म नहीं है। कंटामिनेशन मतलब गंदगी होता है।
पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, ये तीनों टर्म्स जो हैं, ये लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैंडेमिक की। व्हाट इज़ अ पैंडेमिक? आप सभी लोगों ने एक पैंडेमिक क्रॉस आउट करके आए हो। क्या था वो पैंडेमिक? कोविड-19 पैंडेमिक। Why is COVID-19 called a pandemic and not a endemic or epidemic? Because it was a worldwide spread. ऐसी कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं, पूरी दुनिया को हिला के रख सकती है, वो होता है पेंडेमिक। लाइक कोविड-19 वाज अ पेंडेमिक। अब क्या होता है, यहाँ पर जो लोग हैं वो जल्दी से क्या देखते हैं, रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उनको क्या लगता है, यार अभी अभी तो कोविड हुआ था। कोविड कोविड क्या था? कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक में आंसर लगा दो। नहीं, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है? एंडेमिक। और थर्ड क्या है? एपिडेमिक। दोनों जो टर्म्स हैं वो भी कंफ्यूजिंग है। आइए इसको समझते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, एपिडेमिक। ओके, एंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक तो बता दिया। एंडेमिक क्या होता है? अ डिजीज और कंडीशन दैट इज रेगुलरली फाउंड एंड कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब वो जो बीमारी है वो एक पर्टिकुलर एरिया में है, वहीं पर होती है, बार 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 होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में गंदा पानी आता है तो वहां के लोगों को बार 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 उस गंदे पानी की वजह से डायरिया हो जाता है, या फिर वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होने लगती है। तो वो पानी की वजह से वहां पर एंडेमिक हो गया। उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ उतने ही पॉपुलेशन में वो बीमारी पाई जा रही है, और वो ही बीमारी जो है वो बार 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 कंटिन्यूअसली हो रही है। एंडेमिक, ठीक है। और एपिडेमिक क्या होगा? एपिडेमिक मतलब जो स्प्रेड है वो रैपिड हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन में हो रहा है। अगर इंडिया में है तो इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, यूएसए में नहीं हो रहा है। ठीक है। और पेंडेमिक क्या है? जैसे कोविड-19 हर जगह हुआ था, मल्टीपल कंट्रीज में हुआ था, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हुई थी। ठीक है। एपिडेमिक क्या होगा? एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सपोज अगर आप एक बात करो, किसी भी जगह पे डेंगू फीवर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, रैपिडली स्प्रेड हो गया, लेकिन रेगुलर नहीं होता है वो। ऐसा नहीं होता कि हर साल वहां पे डेंगू हो रहा है। नहीं, अभी हुआ, और इतना भयंकर हुआ कि उस स्टेट के बहुत सारे लोगों को डेंगू फीवर हो गया, तो वो हो जाएगा एपिडेमिक। लेकिन अगर वो एपिडेमिक बार 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 हो रहा है, इस साल हुआ, 2024 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ, 27 में हुआ, और कहाँ हो रहा है? सिर्फ उतने ही लोगों को। सपोज आप यू नो यूपी के हो तो सिर्फ यूपी में हो रहा है, सपोज आप महाराष्ट्र के हो तो सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा। तो एपिडेमिक। और महाराष्ट्र में हो रहा है, हर साल हो रहा है, एंडेमिक। महाराष्ट्र के अलावा पूरे इंडिया में हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना वाइना सब में हो गया पेंडेमिक। ठीक है। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन आ जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन? सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन। वन, टू, बोथ या नन? तो इसका आंसर होगा, बहुत ही इजी है, आंख बंद करके लगा देना इसका आंसर, तो सी, बोथ वन एंड टू। जो सेफेलोस्पोरिन्स है, टेट्रासाइक्लिन्स है, वो दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को ही जो है वो कवरेज उसका शो करते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो ग्राम नेगेटिव में नहीं करते। ठीक है। मैक्रोलाइड्स सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में करते हैं। लिंकोसामाइड्स ग्राम पॉजिटिव, ग्लाइकोपेप्टाइड ग्राम पॉजिटिव। बाकी आपका जो सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड कार्बापेनम्स, ये जो है ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स।
चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका आंसर विल बी वेरी इजी, 14 to 21 days। ठीक है, अगर आपको चिकन पॉक्स का जो क्या कहना चाहिए, वायरस है, जो क्या बोलते हैं, वर्सिला जोस्टर वायरस जो चिकन पॉक्स को कॉज करता है, तो आपको इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 14 से 21 दिन तक आपको धीरे धीरे करके पता लगेगा। पहले हो सकता है हल्का हल्का फीवर बस लगे, स्पॉट्स ना आए, फिर क्या होगा, धीरे से हेडेक होना चालू होगा, फिर धीरे से क्या होगा, आपको एक दो स्पॉट्स आएंगे, रैशेस होंगे, फिर वो बढ़ जाएंगे, तब पता लगेगा 14 से 21 दिन के अंदर कि हाँ भाई, यहाँ पर हमको चिकन पॉक्स हुआ है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स के वायरस का नाम याद रख लेना, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है वो चिकन पॉक्स कॉज करता है। नेक्स्ट इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? जिस किसी ने भी मेरी फार्माकोग्नोसी की पहली क्लास अटेंड करी होगी सिर्फ, वो ये आंसर दे देगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले अपनी मेडिकल जर्नी के स्टार्ट होने से पहले ही एक ओथ लेते हैं, जिस ओथ को बोला जाता है हिपोक्रेटिक ओथ। ओके, next question number 42, dash is an acid resistant penicillinase resistant penicillin। एसिड रेजिस्टेंस भी है, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट भी है, दोनों चीजें होनी चाहिए। एसिड जो है आपका पेट में उसको भी रेजिस्ट करे, और जो पेनिसिलिनेस एंजाइम है जो पेनिसिलिन को ब्रेक डाउन करता है उसके रिंग को, उसको भी ये रेजिस्ट करे। तो ऐसा कौन सा पेनिसिलिन है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सिर्फ एक पेनिसिलिन ऐसा है जो कि है ऑप्शन नंबर ए, फ्लूक्लोक्सासिलिन। फ्लूक्लोक्सासिलिन जो है वो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। इट कैन रेजिस्ट द ब्रेकडाउन बाय बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेस एंजाइम and can withstand the stomach acid, making it effective when taken orally। साथ ही साथ जो आपके अदर ऑप्शंस है उसको भी देख लो। क्लॉक्सासिलिन इज अ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज को तो रेजिस्ट कर सकती है, लेकिन एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती है, एसिड को रेजिस्ट नहीं कर सकती क्लॉक्सासिलिन। जो नाफिसिलिन है वो भी है क्या, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट, लेकिन ये एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती, इसलिए इसका हमेशा पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और जो मेथिसिलिन है वो पुराना पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट तो है, लेकिन जो है उसका रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, तो फ्लूक्लोक्सासिलिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। जहां पर भी दिल, ब्लड, ऐसी चीजें आए, सबसे पहला टर्म देखो एनजीओ। क्या देखना है सबसे पहले? एनजीओ। ए ऑप्शन में ही है एनजीओ, सो एनजियोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनजियोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीरोलॉजी क्या होता है? ब्लड के सीरम को आप उसमें से स्टडी करते हो। एंजियोलॉजी क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज, वेन्स वगैरह को, पूरे जो आपका सिस्टम रहता है उसको। मायोलॉजी मतलब मसल, और ओडोंटोलॉजी मतलब ओरल, टीथ एंड ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the adverse reaction of फ्लूसाइटोसिन in human body? फ्लूसाइटोसिन जो आपकी ड्रग होती है उसका एडवर्स रिएक्शन क्या होता है? क्या वो लीवर में डैमेज करती है? क्या वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करती है? ऑप्शन है ए बी सी डी। ए में क्या दिया है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ, वन एंड टू। जो आपकी एंटी फंगल ड्रग है फ्लूसाइटोसिन, वो क्या करती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, लेकिन कब? जब बहुत ज्यादा टाइम तक आप उसका यूज कर रहे हो और बहुत ज्यादा डोज में उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या होता है? आपका जो प्लेटलेट, जो नंबर ऑफ प्लेटलेट जो होती है ना ब्लड में, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं, जिसके कारण जो ब्लड लॉस वगैरह है वो इज मतलब ब्लड लॉस हो सकता है ऐसा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या लिखा है यहाँ पे? लीवर डैमेज, फ्लूसाइटोसिन कॉज हिपेटोटॉक्सिसिटी विच मे लीड टू लीवर डैमेज स्पेशली व्हेन यूज्ड इन, देखो लिखा हुआ है हाई डोजेस और फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ
टाइम। ठीक है, इसके साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब यस डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। ठीक है, प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज कर देती है, विच में रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड ब्लीडिंग रिस्क। ठीक है, both liver damage and thrombocytopenia are well documented adverse effect of flu cytosine, and therefore its answer is both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेनिसिलिन? सबसे पहले, दे आर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स। सेकेंड, बेंजाइल पेनिसिलिन कैन बी कंसीडर्ड टू बी पेरेंट कंपाउंड ऑफ पेनिसिलिन फैमिली। क्या है इसका सही आंसर? तो इसके दोनों ही आंसर सही हैं। सॉरी, इसका जो सेकंड वाला आंसर है वो सही है। ठीक है, ओनली द सेकंड आंसर इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज बी, दे आर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यस, पेनिसिलिन आर वीक एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड होते हैं ये। इसका जो सेकंड वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, which of the following statement is not correct regarding नाइट्रोजेपाम? नाइट्रोजेपाम जो ड्रग है आपकी, उससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, इट्स यूजुअल ओरल डोज इज 5 to 10 mg, its proprietary name is somnite, oral suspension is one of its pharmaceutical preparation। जो नाइट्रोजेपाम है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही सॉरी, नॉट करेक्ट। तीन इसमें से सही है, एक गलत है, तो गलत आंसर क्या होगा? सो डी जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए वो सही आंसर है। ठीक है, यस, येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, डोजेस भी इसका बिल्कुल सही दिया है, सोमनाइट भी ब्रांड नेम है। जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। मतलब इसका जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 47th क्वेश्चन, in the context of packaging of pharmaceuticals, which of the following is not a quality of ideal rubber closure? रबर क्लोजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें से रबर क्लोजर की क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? ए, इट शुड विथस्टैंड द स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर। यार ये तो क्वालिटी होनी चाहिए इसकी। बी, इट शुड माइग्रेट एनी एडिटिव टू द प्रिपरेशन। ऐसा होता है क्या? ये तो होनी चाहिए, इसका पता नहीं। इट शुड बी कंपैटिबल विद द प्रिपरेशन। हाँ भाई, अगर वो कंपैटिबल नहीं रहेगा तो आपका जो अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट भरा है, प्रिपरेशन भरा है, वो तो खराब हो जाएगा। इट शुड प्रोवाइड एयर टाइट क्लोजिंग। एयर टाइट रहे इसलिए तो रबर क्लोजर्स का यूज करते हैं। सो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड माइग्रेट एनी एडिटिव मतलब बाहर की किसी भी चीज को वो अंदर ला सके, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है, बी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए वो सही है। आपको गलत स्टेटमेंट ही पता लगाना है यहाँ पे। 48th क्वेश्चन, एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, in the context of operating standards for treatment and disposal of biomedical waste, कंबस्टिबल एफिशिएंसी शुड बी एटलीस्ट। इसका करेक्ट आंसर है 99%। ओके, 99% इसकी कंबस्टिबल एफिशिएंसी होनी चाहिए। एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, द कंबस्टिबल एफिशिएंसी फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट थ्रू incineration should be at least 99%. This ensures that the incineration process is effective in destroying harmful pathogens and minimizing the environmental impact. 49th question, which of the following is not an advantage of thiopental sodium? अब देखो इतने सारे नॉट नॉट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कभी कभी अगर क्वेश्चन में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फलाना फलाना चीज, तो लोग उसमें भी क्या देख लेते हैं कि यार नॉट होगा और गलत वाला आंसर लगा देते हैं। तो नहीं, ये चीज पढ़नी है अच्छे से कि कहीं पे नॉट लिखा है, कहीं पे नॉट नहीं भी लिखा है, तो वो चीज देखो कहाँ नॉट है कहाँ नहीं है। तो जो आपका थायोपेंटल सोडियम है उसका क्या एडवांटेज नहीं है? उसका एडवांटेज ये नहीं है कि इट डिप्रेसेस द मायोकार्डियम। ओके,
दिस इज नॉट एन एडवांटेज। बाकी ये जो तीन है वो एडवांटेज है। ये जो डिप्रेस द मायोकार्डियम है ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट क्वेश्चन, कैप्सूल से शुरुआत करी थी, कैप्सूल पर ही आके हम अटक गए। द कंटेंट ऑफ कैप्सूल वेरी फ्रॉम 50 ml to 80 ml, 0.1 ml to 30 ml, 90 ml to 100 ml, 120 ml to 160 ml। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 0.1 ml टू 30 ml। देखो यार, ऑब्वियस बात है, इसमें तो 50 80 90 100 ये तो कर ही नहीं सकता। ये कितने से कैप्सूल आप 50 ml पानी भर दोगे क्या? नहीं, 30 ml ही होती है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। सो 0.1 ml टू 30 ml इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका जो एम्स फार्मासिस्ट रायपुर एम्स का ये वाले सीरीज का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। हमने 50 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। आने वाले 50 क्वेश्चंस जो है वो थर्ड और फोर्थ पार्ट में डिवाइड होकर आएंगे। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर फार्मा माइंड्स चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बता दो ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें से आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। वी वुड लव टू नो हाउ आर यू गाइस प्रिपेयरिंग एंड हाउ आर वी बीइंग हेल्पफुल for you people. So thank you so much everyone for watching this video, and please like, comment and subscribe to our channel.